हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पलमानुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ एक और वीडियो। इस वीडियो का जो टॉपिक है वह होगा लोधी वंश। पिछली वीडियो में आपने भाग एक में देखा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ शुरू हुआ था वह सैयद वंश से होने लगा था। तो भाग एक में सैयद वंश, भाग दो में हम बात करेंगे आज लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों को और मित्रों को भी शेयर करें, साथ ही वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो पर। लोधी वंश। तो जब सैयद वंश का पतन होता है तो सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने बहबल लोधी के दिल्ली पर अधिकार करने के पहले ही सुल्तान पद छोड़कर बदायूं में रहना स्वीकार कर लिया था। उसने अपने एक पत्र में कहा है, एक पत्र मिलता है इतिहास में, उसने कहा था, सैयद वंश के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने एक पत्र लिखा, उसमें कहा, क्योंकि मेरा पिता आपको पुत्र कहा करता था तथा मैं आपको बड़ा भाई के स्थान पर समझता हूँ और राज आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं केवल बदायूं से ही संतुष्ट हूँ। तो इस प्रकार जब सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने पत्र लिखकर महबूब लोधी को दिया था, तो इस प्रकार लोधी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में होना स्वाभाविक है। एक इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने महबूब लोधी की राजरोहण के समय की राजनीतिक स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया था। दिल्ली का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था, समस्त हिंदुस्तान अनेक स्वतंत्र राज्यों एवं सूबों में विभक्त हो चुका था। दक्षिण गुजरात, मालवा, जौनपुर तथा बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। पंजाब की लाहौर, दीपालपुर और सरहिंद, इन उत्तरवर्ती जिलों में जो दक्षिण में हासी, हिसार और पानीपत तक महबूल का आधिपत्य था। महरौली तथा सराय लादू तक दिल्ली के लगभग 14 मील के आसपास का प्रदेश अहमद खां मेवाती के अधिकार में था। दिल्ली के पड़ोस तक का सम्भल प्रांत पर दरिया खां लोधी का अधिकार था। दोआब के सूबे सब प्रकार से स्वतंत्र थे। कुतुब खां रेवाड़ी, चंदवार और इटावा जिलों पर शासन कर रहा था और काला जलाली तथा जलेसर ईसा खां तुर्क के अधिकार में थे। बयाना पर दाऊद खां लोधी तथा एक हिंदू सरदार आधिपत्य जमा हुए थे और राजा प्रताप सिंह पटियाली तथा कंपल प्रदेश, जिसमें फर्रुखाबाद बाइटा जिले प्रशासन कर रहे थे। सैयद सरदारों ने या सैयद सरदार के पतन के बाद साम्राज्य को सुरक्षित रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया था, परंतु भारतीय इतिहास में जो श्रृंखला की प्रवृत्ति को रोकना उनकी सामर्थ्य के बाहर का काम था और अर्थात वह पतन की ओर चले गए। सुल्तान बहबोल ने विघटन और अराजकता की इन परिस्थितियों को शक्तिशाली चुनौती दी। वह युद्ध कला में निपुण था तथा योग व प्रतिभावान था। उसने प्रारंभ से ही बड़ी सतर्कता से काम किया और साम्राज्य के खोए प्रदेशों तथा प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली विदेश नीति अपनाई। उसने अपने अनवरत प्रयासों में कोई ढील नहीं आने दी। तो जो विघटनशील सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया उसने, जिसमें विद्रोह का दमन किया। उसने मेवात, दोआ, पंजाब, इटावा आदि विद्रोही क्षेत्रों के अधिकारियों को बदलकर अपने विश्वस्त अफगान सरदार नियुक्त किया और इन क्षेत्रों में कठोर अनुशासन लागू कर दिया। जौनपुर के सरखियों से युद्ध 1452 से 1486 तक रहता है। जौनपुर का शासक महमूद शाह सरकी स्वयं को सैयद वंश का उत्तराधिकारी मानकर महबूब लोधी को दिल्ली से हटाकर अपने आप को वहाँ का शासक स्वीकार कराना चाहता था। जब महबूब लोधी सरहिंद के विद्रोही दमन में व्यस्त था तो सरकी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु बहबोल ने शीघ्रता से लौटकर उसे नरेला में
एक युद्ध में पराजित कर जौन पर अधिकार कर लिया, सरकी वंश को नष्ट किया। सिंध पर विजय की उसने महमूद लोदी का राजस्व सिद्धांत तुर्की सिद्धांत के सर्वत प्रतिकूल था, जहाँ तुर्की सिद्धांत के अनुसार सुल्तान को सर्वोच्च और सर्वप्रभुत्व संपन्न माना जाता था, वहाँ महमूद लोदी बराबर वालों में प्रथम का सिद्धांत लागू किया। उसने अपने सरदारों से भाईचारे का व्यवहार किया। उसके जो घातक परिणाम निकले थे वो थे उसके उत्तराधिकारियों को सरदारों से संघर्ष करना पड़ा। 1489 ईस्वी में महमूद लोदी की मृत्यु होने पर उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने महमूद का मूल्यांकन करते हुए कहा कि एक नए शासन वंश के संस्थापक के रूप में तथा दिल्ली साम्राज्य की क्षीण होती हुई प्रतिष्ठा के पुनरुद्धार के रूप में महमूद इतिहास में उच्च स्थान का अधिकारी है। यह सत्य है कि निरंतर युद्धों में लगे रहने के कारण शासन तंत्र के सुधार में ध्यान न दे सका, परंतु युद्धों में उसकी अपूर्व विजयों ने हिंदुस्तान में पुनः मुस्लिम शक्ति का सिक्का जमा दिया था। इसके बाद सुल्तान लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है। गद्दी पर बैठते ही सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा व विस्तार में जुट गया। उसने सर्वप्रथम अपने विद्रोही भाई आलम खां का दमन कर राप्ती पर अधिकार किया तथा अपने विरोधी चाचा ईसा खां व भतीजे आजम हुमायूं को अपने अधीन किया। उसने अपने बड़े पुत्र बरबक्साय के जौनपुर में स्वाधीन होने के प्रयास को विफल कर उसे समझा बुझाकर पुनः जौनपुर का शासक बना रहने दिया। उसने सिंध, बिहार, तिरहुत व बंगाल के शासकों को अधीनता मानने पर विवश किया। ग्वालियर, इटावा, जौनपुर, चंदेरी, बिहार, धौलपुर, बयाना, अलीगढ़ आदि के विद्रोही जमींदारों व सरदारों को दमन किया। उसने बयाना के अधीन इटावा के पास एक छोटे गांव आगरा में नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, परंतु वह ग्वालियर व मालवा को हस्तगत न कर सका। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी जो सुल्तान बना। डॉक्टर श्रीवास्तव ने सिकंदर लोदी का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि हिंदू माता से उत्पन्न होने के कारण वह अपने सहधर्मियों को यह दिखाना चाहता था कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और किसी भी दृष्टि से उन लोगों से नीचा नहीं हूँ जो शुद्ध अफगान रक्त से उत्पन्न हैं। उस युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सिकंदर की सफलताएं असाधारण थीं। उच्चतम अफगान अमीरों को भी सुल्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर बाध्य किया। सिकंदर प्रचुर मात्रा में दान दिया करता था। सिकंदर विद्या का पोषक था। शासक के रूप में सिकंदर के चरित्र का सबसे बड़ा कलंक उसकी धर्मांधता थी। सैनिक यात्राओं के दौरान हिंदू मंदिरों का उसने विध्वंस करना और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी करना उसने एक नियम बना लिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी धर्म नीति मूर्खतापूर्ण थी और उससे उसकी हिंदू प्रजा अप्रसन्न हो गई तथा स्वयं उसकी सत्ता की जड़ें खोखली हो गईं। तो इस प्रकार जो सिकंदर लोदी की नीतियाँ थीं उससे दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश का पतन होना स्वाभाविक था। इसके बाद अगला लोदी वंश का शासक आता है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम ने ग्वालियर को जीतकर अपने अधीन बनाया और वहाँ के राजा विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीर दे की। 1518 ईस्वी में मालवा को लेकर इब्राहिम तथा राणा सांगा के बीच घटोली की लड़ाई हुई जिसमें राणा सांगा विजयी रहा। 1524 ईस्वी में सांगा व इब्राहिम के बीच पुनः बकरौल की लड़ाई हुई जिसमें लोदी पुनः पराजित हुआ। बिहार में सूबेदार दरिया खां नूहानी तथा उसके बाद उसके पुत्र बहादुर खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इब्राहिम ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी को सहायता के लिए बुलाया गया, किंतु दौलत खां ने सहायता न कर काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर दिया। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने सिंहासन पर अपना दावा पेश किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया तथा बाबर विजय हुआ। फरिश्ता ने लिखा है वह मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति लड़ा। नियामुत्तौला ने लिखा है इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। तो इस प्रकार इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु के साथ ही सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई। इब्राहिम लोदी एक वीर साहसी एवं दक्ष सेनापति था
जो युद्ध से कभी भी भयभीत नहीं होता था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की थी। उसने अफगान अमीरों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया और इस असफलता के कारण ही दिल्ली सल्तनत का लगभग 300 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार लोधी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त होती है और भारत में या दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों को भी